हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब और आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां पुलिस वाले ये चेन का बैंक बैलेंस देखकर पूरी तरह हक्का बक्का रह गए थे। उनके चेहरों पर शौक साफ दिख रहा था। और इसी सन्नाटे के बीच ये चेन अपने मन ही मन एक गहरी सांस लेता है और सोचता है, शुक्र है कि जब हमारी शादी हुई थी तो हमने एक प्रीनप्चुअल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया था। इसी वजह से जब हमारा डिवोर्स हुआ तो वैंग फैमिली ने कभी चेक ही नहीं किया कि मेरे नाम पर असल में कितनी प्रॉपर्टी और एसेट्स हैं। और ये सोचते हुए वो पुलिस वालों की तरफ देखता है और कहता है, पुलिस कॉमरेड्स, ये तो बस मेरा एक कार्ड है। सच कहूं तो इस एक कार्ड में ही इतना पैसा है कि अगर आप वैंग फैमिली की सारी जायदाद बेच भी दोगे ना, तो भी वो इस कार्ड के बैलेंस के आधे बराबर भी नहीं होगी। और वो आगे अपनी बात जारी रखता है और एक सीरियस टोन में पूछता है, अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि मैं चिंदियों की तरह वो घड़ी चुराऊंगा जिसकी कीमत बस 5 मिलियन है? और ये चेन का ये कॉन्फिडेंस और उसका बैकग्राउंड देखकर वो मेन ऑफिसर डायरेक्टर ली तुरंत समझ जाता है कि ये कोई आम आदमी नहीं है। और फिर उसके बाद वो इज्जत के साथ पूछता है, मिस्टर ये, आप पक्का किसी बहुत बड़ी और अमीर फैमिली के यंग मास्टर होंगे, है ना? लेकिन आप जैसे बैकग्राउंड वाला इंसान अपनी मर्जी से वैंग फैमिली का घर जमाई क्यों बनेगा? और ये सवाल सुनकर ये चेन जवाब देता है, वो बस एक फैमिली अरेंजमेंट था, मेरे पास उस वक्त कोई और चॉइस नहीं थी। फिर वो तुमसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोनों मेरा ये राज राज ही रखेंगे, खास करके वैंग फैमिली के लोगों को बिल्कुल मत बताना। मैं उनकी फैमिली के साथ अब और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहता। और ये चेन की ये बात सुनकर वो दोनों पुलिस वाले मन ही मन सोचते हैं, भाई इन अमीर लोगों के शौक और सोच वाकई बहुत अजीब होती है। लेकिन डायरेक्टर ली तुरंत उसे अश्योर करते हुए कहता है, मिस्टर ये, आप बेफिक्र रहिए, आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, हम किसी को कुछ रिवील नहीं करेंगे। और मामला क्लियर होने के बाद पुलिस वाले वहां से जाने के लिए मुड़ते हैं और पोलाइट टोन में कहते हैं, आपको जो परेशानी हुई उसके लिए माफी चाहते हैं। अब हमें चलना चाहिए। ये चेन भी उन्हें अलविदा कहता है, जी बिल्कुल, अपना ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ठीक 2 मिनट बाद हम होटल की लॉबी का नज़ारा देखते हैं। वहां वैंग जियाओ और फैंग चाओ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पुलिस वालों को नीचे आता देख वो तुरंत उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन डायरेक्टर ली सीधा कहते हैं, मिस्टर ये चेन ने साफ कर दिया है कि उन्होंने आपकी वैंग फैमिली की घड़ी नहीं ली है। मुझे लगता है आप लोगों को वापस जाकर ढूंढना चाहिए, हो सकता है आप कहीं और भूल गए हों। और ये बात सुनते ही फैंग चाओ कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? आप उसकी बात पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? और उसके बाद जियाओ भी कहती है, अगर उसने हमारी फैमिली की चीज नहीं चुराई तो उसके पास इतने पैसे कहां से आए कि वो इस 5 स्टार होटल में रुक सके? और वो आगे कहती है, वो बस एक गरीब फूड डिलीवरी करने वाला बेचारा है और कुछ नहीं। गरीब बेचारा? ये शब्द सुनकर वो दोनों पुलिस वाले एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। उनके दिमाग में बस वही 10 बिलियन वाला फिगर घूम रहा था। वो मनी मन सोचते हैं, भाई क्या इस दुनिया में कोई ऐसा गरीब बेचारा होता है जो 10 बिलियन का मालिक हो? लेकिन आगे से डायरेक्टर ली अब थोड़ा सख्त आवाज में जियाओ से कहते हैं, मिस वोंग जियाओ, जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिलता हमें कोई हक नहीं बनता मिस्टर ये चेन को अरेस्ट करने का। अगर आप जिद पर अड़ी हैं कि हम उन्हें अरेस्ट करें तो प्लीज कोई एविडेंस दीजिए, जैसे कोई वीडियो या फोटो जिसमें वो घड़ी चुराते हुए दिख रहे हो या फिर घड़ी बेचकर पैसे लेते हुए कोई सबूत हो। और जाने से पहले डायरेक्टर ली रुकते हैं और एक नसीहत देते हुए कहते हैं, साथ ही एक बात और कहूंगा, अपने एक्स हस्बैंड को गरीब बेचारा या बेकार इंसान बुलाना बंद कीजिए। आखिरकार आप दोनों कभी पति पत्नी थे। दूसरी पार्टी के बारे में ऐसी बातें बोलना बहुत हर्टफुल होता है। लेकिन जियाओ आगे से तुरंत कहती है, मैंने उसके बारे में कुछ गलत नहीं कहा। अगर उसमें थोड़ी सी भी एम्बिशन या काबिलियत होती तो मैं उसे डिवोर्स ही नहीं करती। और ये बात सुनकर दूसरा पुलिस ऑफिसर थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तो डिवोर्स आपने दिया था मिस्टर ये को? तो इस पर जियाओ बड़े गर्व से कहती है, हाँ बिल्कुल, मैंने ही पहल की थी डिवोर्स की। क्यों, क्या वो अभी से पछतावा कर रहा है? लेकिन इधर उसकी ये गलतफहमी देखकर वो पुलिस वाला अपने मन में ही एक सार्कास्टिक थम्स अप देता है और सोचता है, एक ऐसा पति जिसके पास हजारों करोड़ों की दौलत है, जो हुआसेंग ग्रुप की सीईओ को रिजेक्ट कर चुका है। मैडम, पछतावा उसे नहीं आपको होना चाहिए। लेकिन जियाओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो थोड़ा हिचकिचाते हुए पुलिस वाले से पूछती है, वो क्या उसके कमरे में कोई औरत थी? लेकिन ये बात सुन के डायरेक्टर ली जवाब देते हैं, मिस्टर ये चेन कमरे में अकेले हैं, वहां कोई और नहीं है। और ये बात सुनते ही जियाओ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो खुद से कहती है, मुझे पता था, वो अभी भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन पुलिस वालों के जाने के बाद वहां खड़ा फैंग चाओ बहुत कंफ्यूजन में था और सोचता है, ये पुलिस वाले ऊपर से नीचे आए और अचानक से ये चेन के साथ इतने पोलाइट कैसे हो गए? आखिर ऊपर हुआ क्या? अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी जियाओ का फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, वोंग शाओजे, भाई का फोन है। ये बोलकर वो कॉल उठाती है, हेलो भाई। और तभी दूसरी तरफ से शाओजे की आवाज आती है जो कहता है, जियाओ, मैंने सुना तूने पुलिस बुलाई थी, क्या हुआ, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया या नहीं? ये बात सुनकर जियाओ जवाब देती है, नहीं, पुलिस ने कहा कि कोई सबूत नहीं है, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर शाओजे थोड़ा हैरान होता है और कहता है, सबूत? उन्हें कैसा सबूत चाहिए? तो इस पर जियाओ समझाती है और कहती है, या तो घड़ी चुराने का सबूत या फिर उस घड़ी को बेचने की कोई रिसीट।
और ये बात सुनते ही शाओजे के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है और अपने हाथ को देखता है जिसमें वही 5 मिलियन वाली घड़ी थी और मनी मन कहता है, घड़ी चुराने का सबूत तो मिलना नामुमकिन है क्योंकि ये घड़ी तो इस वक्त मेरे हाथ में है। लेकिन अगले ही पल उसका दिमाग एक नई चाल चलता है और सोचता है, लेकिन मैं ये चैन के खिलाफ घड़ी बेचने का झूठा सबूत तो बना ही सकता हूँ। और ये सोचने के बाद वो जियायाओ से कहता है, तू ये मामला मुझ पर छोड़ दे, मैं अभी पता लगाता हूँ कि उसने घड़ी किसको बेची है। तू चिंता मत कर, मैं उसे जेल भेज कर ही रहूंगा। लेकिन शाओजे की ये बात सुन के इधर जियायाओ के मुंह से भाई निकलता ही है कि तभी शाओजे कॉल कट कर देता है और फोन रखने के बाद जियायाओ गहरी चिंता में डूब जाती है और वो खुद से सवाल करती है कि अगर भाई शाओजे ने सच में ये चेन को जेल भेज दिया तो फिर आगे क्या होगा। और इसी ख्याल के साथ उसकी आंखों के सामने एक पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। उसे वो वक्त याद आता है जब ये चिन बड़े प्यार से उसके बालों को कर्ल किया करता था और कहता था, मिस देखो ये कर्ल ठीक है ना, वैसे तो ये बैरली एक्सेप्टेबल है पर काम चल जाएगा। और जियायाओ अभी इन्हीं यादों में खोई हुई थी। उसका दिमाग पूरी तरह से ये चिन के ख्यालों में उलझा हुआ था। लेकिन तभी फैंग चाओ जो साइड से उसे घूर रहा था, मौका देखकर उसके करीब आ जाता है। वो बड़ी बेशर्मी से जियायाओ के कंधे पर हाथ रखता है और फुसफुसाते हुए कहता है, हनी क्यों ना आज रात भी हम यहीं वेस्ट लेक में रुकें। लेकिन फैंग चाओ का ये टच जियायाओ को आग बबूला कर देता है। वो गुस्से से पलटती है और एक जोर का तमाचा फैंग चाओ के गाल पर जड़ देती है और वो चिल्लाती है, तुमसे एक मामूली ये चेन तो सॉल्व हो नहीं रहा और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ सोने के सपने देख रहे हो। और ये बोलकर जियायाओ वहां एक पल भी नहीं रुकती और वहां से निकल जाती है। और इधर फैंग चाओ अपना लाल पड़ चुका गाल सहलाता है और दांत पीसते हुए ये चेन को कोसते हुए सोचता है, ये चेन तूने आज रात का मेरा सारा मजा खराब कर दिया। जब तू बाहर आएगा ना तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी पीछे से उसका चमचा लिटिल चियांग आता है और आग में घी डालते हुए बोलता है, भाई चाओ वैसे जो भी कहो ये बंदी है तो काफी हॉट। ये सुनते ही फैंग चाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चियांग का कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और ऑर्डर देता है, बकवास बंद कर, जैसे ही ये चेन होटल से बाहर निकले मुझे तुरंत खबर मिलनी चाहिए, समझा। जिस पर वो डर के मारे तुरंत हाँ में गर्दन हिला देता है। और वक्त गुजरता है और अगले दिन सुबह 6 बजते हैं। होटल की लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और अंदर से ये चेन बाहर आता है। लेकिन आज का ये चेन कल वाले डिलीवरी बॉय से बिल्कुल अलग था। उसने एक महंगा सूट पहना हुआ था और उसकी चाल में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। ये नया रूप देखकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियां भी दंग रह जाती हैं और हैरानी से एक दूसरे से फुसफुसाती हैं, यार इसे देखो, बिल्कुल एक डोमिनियरिंग सीईओ लग रहा है। कल वाले सिंपल लड़के से इसका टेम्परमेंट कितना अलग है आज। दूसरी लड़की भी हाँ में हाँ मिलाती है, सच में यार लव इट, पता नहीं वो कौन सी लड़की होगी जो इतनी लकी होगी कि इसकी वाइफ बनेगी। और इन्हीं बातों से अनजान ये चेन होटल से बाहर निकलता है और वहीं लिटिल चियांग ये देख लेता है और तुरंत फैंग चाओ को कॉल लगाता है, ब्रदर चाओ ये चेन बाहर निकल गया है। और उसके बाद ये चेन एक टैक्सी लेता है और निकल पड़ता है। पीछे पीछे लिटिल चियांग भी अपनी गाड़ी में उसे फॉलो करने लगता है और अपडेट देता है, ब्रदर फैंग मैं उस लड़के की गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ, वो सिटी सेंटर की तरफ जा रहा है। और करीब 20 मिनट के सफर के बाद टैक्सी एक आलीशान बिल्डिंग के सामने रुकती है। ये थी ह्वाशेंग ग्रुप की बिल्डिंग। टैक्सी से उतरकर ये चेन उस गगनचुंबी इमारत को देखता है और कहता है, क्रिन होंगयांग कल तुमने मेरी रोजी रोटी छीन ली थी, आज देखते हैं जब तुम मुझे दोबारा देखोगी तो तुम्हारा एटीट्यूड कैसा होगा। और दूसरी तरफ फैंग चाओ अभी बिस्तर पर लेटा हुआ था जब उसे पता चलता है कि ये चेन ह्वाशेंग ग्रुप गया है। वो कंफ्यूज हो जाता है, ये चेन वहां क्या करने गया है। और वो आगे सोचता है, कल प्रेसिडेंट क्रिन ने सबके सामने कहा था कि वो उसका सब कुछ बर्बाद कर देंगी, कहीं ये चेन प्रेसिडेंट क्रिन से बदला लेने तो नहीं गया। सोचते ही वो स्माइल के साथ कहता है, ये तो बहुत बढ़िया मौका है। अगर मैं प्रेसिडेंट किन को बचा लूं तो शायद उस खूबसूरत प्रेसिडेंट किन होंगयान के साथ मेरा कोई चांस बन जाए। बिना देरी किए वो नंबर डायल कर देता है। उधर प्रेसिडेंट किन होंगयान अपने बेडरूम में आराम कर रही थीं और अनजान नंबर देखकर वो फोन उठाती हैं और पूछती हैं, हेलो कौन है। उसके बाद उधर से फैंग चाओ बड़ी पोलाइट आवाज में बोलता है, प्रेसिडेंट किन मैं फैंग चाओ हूं, कल ओल्ड मैडम वैंग की बर्थडे पार्टी में मैंने आपको टोस्ट किया था। ये बात सुन के किन होंगयान थोड़ा हैरान होती हैं और पूछती हैं, यंग मास्टर फैंग इतनी सुबह कॉल, सब खैरियत तो है। तो इस पर फैंग चाओ सीधा मुद्दे पर आता है और कहता है, प्रेसिडेंट किन आपको वैंग फैमिली का वो घर जमाई ये चंग याद है ना, कल हमने मिलकर उसका बॉयकॉट किया था। वो लड़का आज सुबह सुबह आपकी कंपनी बिल्डिंग पहुंच गया है, मुझे लगता है वो आपसे बदला लेने आया है। ये बात सुन के किन होंगयान बेफिक्री से कहती है, आप चिंता न करें, बिल्डिंग में एक्सेस कंट्रोल और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन फैंग चाओ आगे कहता है, प्रेसिडेंट किन मेरे आदमी ने देखा है, उस लड़के के हाथ में एक एक्सेस कार्ड है और वो सिक्योरिटी क्लियर करके ऊपर आ चुका है। वो शायद इस वक्त आपकी कंपनी के फ्लोर पर छिपा हो सकता है, अगर आप वहां गईं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और ये बात सुनते ही किन होंगयान बिस्तर से झटके से उठ जाती है और उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और वो चिल्लाती है, क्या उसके पास हमारी कंपनी का कार्ड कैसे हो सकता है। और गाइस चैप्टर यहां पर खत्म होता है
और तब तक के लिए बाय बाय।